देखिए, आज की क्लास में हम जो हमारा एलटी का एकेडमिक एप्टीट्यूड का सेशन है उसका यूनिट 1 आप देख सकते हैं स्क्रीन में। यूनिट 1 के कुछ ऐसे टॉपिक जो बहुत व्यवहारिक हैं उन पर चर्चा करेंगे। सैद्धांतिक जो हैं, थ्योरेटिकल जो टॉपिक्स हैं उन पर हम चर्चा पहले कर चुके हैं। तो अब ये बचे हुए कुछ जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं उनको हम देख रहे हैं आज की क्लास में। तो टॉपिक कौन से कवर होने वाले हैं आज की क्लास में, देखिएगा। पहला टॉपिक आपका रहेगा स्कूल एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन के उपक्रम के रूप में विद्यालय। इसका मतलब ये हुआ कि स्कूल सोसाइटी के डेवलपमेंट में या सोसाइटी में कुछ अगर चेंजेस लाने हैं तो उसके लिए क्या योगदान देता है। हम ये बात तो हमेशा करते आते हैं कि विद्यालय लघु समाज की भूमिका निभाता है या स्कूल इज अ फॉर्म ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो अब स्कूल का रोल क्या है ये हमने जानना है। व्यवहारिक प्रश्न है तो व्यवहारिक रूप से हम बातचीत करेंगे इस पर। फिर उसी स्कूल में पढ़ाने वाला जो टीचर है, तो टीचर एज अ सोशल रिफॉर्मर, तो शिक्षक समाज सुधारक के रूप में कैसे। अगर स्कूल में समाज परिवर्तन की बातचीत हो रही है तो उस स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर ही तो रिफॉर्मर होगा, वही तो आपका क्रांतिकारी होगा जो क्रांति लेकर के आएगा समाज में। ठीक। फिर है आपका नेक्स्ट, रोल ऑफ करिकुलम, टीचर, स्कूल फैमिली। स्कूल फैमिली अलग अलग नहीं है, एक ही है, सॉरी अलग है, एक ही नहीं है। हाँ, ये स्कूल फैमिली एंड कम्युनिटी इन वैल्यू इनकलकेशन, मतलब मूल्य सुदृढ़ीकरण में। आप देख सकते हैं मूल्य संवर्धन में पाठ्यक्रम का, शिक्षा शिक्षक का, विद्यालय का, परिवार का और समुदाय की क्या भूमिका हो सकती है। ठीक है, बच्चों में आप वैल्यूज इनकलकेट करना चाहते हैं, बच्चों को मूल्यवान बनाना चाहते हैं, है ना, मैन ऑफ वैल्यूज बनाना चाहते हैं, तो उसमें करिकुलम क्या रोल प्ले करेगा, टीचर क्या रोल प्ले करेगा और आपका स्कूल क्या रोल प्ले करेगा, कम्युनिटी क्या रोल प्ले करेगी, इस संबंध में ये चर्चा रहेगी। फिर है आपका नेक्स्ट, रोल ऑफ टीचर इन इमोशनल सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। तो भावनात्मक, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता में शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है। ठीक है, तो आज की क्लास इस टॉपिक से संबंधित रहेगी। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको हम कल देखेंगे, तो कल ही मैं आपके सामने रखूंगा इस चर्चा को। तो शुरू कर लेते हैं। व्यवहारिक है लेकिन चर्चा में शामिल होना जरूरी है, और जो कंटेंट आपको सेंड कर दिया है अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में, हिंदी वाले हिंदी में, इसको कॉपी कर लेंगे। तो जानते हैं कि स्कूल एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज क्या करेगा। तो मैं इंग्लिश में डिक्टेट कर रहा हूँ, हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा इसको। आप लोगों के पास हिंदी में है, आप चाहे तो हिंदी में खोल करके इसको पढ़ लीजिएगा, और मैंने क्लास से पहले ही आपसे कहा था कि इसको पढ़ के आइएगा। देयर आर वेरिड perspective exist among the scholars। तो ये बात तो पहले ही तय कर ले रहा है कि ये कि हम जो बात कहने जा रहे हैं वो तथस्थ नहीं होगी, यानी कि जो हम कह रहे हैं वही मानना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि देयर आर वेरिड पर्सपेक्टिव एग्जिस्ट अमंग द स्कॉलर्स विद रिगार्ड टू द रोल ऑफ स्कूल एज एन एजेंसी ऑफ सोशल चेंज। अलग अलग लोगों का, अलग अलग शिक्षाविदों का अपना अपना मत है। कोई स्कूल को किसी अलग तरीके से समाज के परिवर्तन के रूप में देखता है, कोई स्कूल को कुछ अलग तरीके से देखता है। तो हर किसी की समझ, हर किसी की सोच अलग है। अपनी अपनी समझ, अपनी अपनी सोच के अनुसार सभी ने अपने अपने ओपिनियन, अपने मत रखे हुए हैं। ठीक। अब फॉर सम मॉडर्न इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल एंड कॉलेजेस, आधुनिक समय की हम बात करें, वर्तमान समय जो हमारा है, तो इस समय जो स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, कुड प्ले प्रोग्रेसिव रोल। प्रोग्रेसिव मतलब प्र, प्रगतिवाद, है ना। प्रोग्रेसिव रोल इन हिरार्किकल सोसाइटी लाइक इंडिया। तो भारत जैसे विकासशील देश में प्रगतिशील समाज की कल्पना की जाती है, और जो हमारे भारत के या भारत के ऐसे अन्य जो विकासशील देश हैं, वहाँ के जो स्कूल हैं, जो कॉलेज हैं, वो समाज को प्रगतिशील बनाने का काम करते हैं और इस प्रकार का वो रोल प्ले करते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं प्रगतिशील? तो उसके लिए कह रहे हैं कि प्रमोटिंग सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक थिंकिंग। तो अपने स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों में जनतांत्रिक और पंथ निरपेक्ष भावना का विकास करके, मतलब भेदभाव को दूर करते हुए असमानता को अपनाने की जो भावना है उसका संचार करके, ये
समाज का विकास कर रहे हैं। टू बी प्रिसाइज हियर, द पर्पज ऑफ क्रिटिकल पेडागोजी is to create new knowledge and develop a sense of critical thinking। हमारे जो भारत जैसे विकासशील देशों के जो स्कूल्स हैं, विद्यालय हैं या फिर महाविद्यालय कॉलेज हैं, वहां पर पढ़ाने का कुछ ऐसा तरीका हमने अपनाया हुआ है जो बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन करने की क्षमता का विकास करता है। आलोचनात्मक चिंतन का मतलब होता है कि जो कुछ भी आपको पढ़ाया जा रहा है या फिर जो भी समाज में रीतियां चली आ रही हैं, उनमें क्या कुछ कमियां हैं। अगर कमियां हैं तो उनकी पहचान करना, और अब कमियां हैं और आपने पहचान भी कर ली तो उन कमियों को दूर कैसे किया जा सकता है, इस पर सुझाव देना भी जरूरी है। हमारे समाज में कई लोग ऐसे होते हैं जो कि समाज में चली आ रही रीतियों में कमियां निकालते तो रहते हैं, लेकिन उन कमियों को दूर करने का सुझाव कोई दे नहीं पाता। ठीक है, तो अमंग द स्टूडेंट्स थ्रू द मेथड ऑफ डायलॉग एंड डिस्कशन इन द क्लासरूम। और ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है ये कैसे डेवलप होगी, जब हम क्लासरूम के अंदर बच्चों को अधिक से अधिक अपने विचार रखने के लिए और चर्चा करने के लिए प्रेरित करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रही है? देन the student should not marry sorry the student should not be merely passive receiver of knowledge। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बच्चे को कभी भी ज्ञान का केवल निष्क्रिय ग्राहता नहीं होना चाहिए। निष्क्रिय ग्राहता मतलब होता है कि गुरुजी ने जो कह दिया बच्चे ने मान लिया, ऐसा नहीं। गुरुजी ने जो कहा है आखिर वो क्यों कहा, क्या गुरुजी ने जो कहा है वो सही है या कुछ कमियां हैं। गुरुजी कह रहे हैं कि एक बोतल है जो कि आपका ट्रांसपेरेंट नहीं है, जिसके अंदर क्या है आप नहीं देख सकते। तो गुरुजी ने कहा कि मेरे हाथ में ये बोतल है और इसमें दूध रखा हुआ है। तो बच्चा सिर्फ गुरुजी ने कहा है इसलिए ना माने, बच्चा उस बोतल के ढक्कन को खोल करके देखे कि वास्तव में दूध है या कुछ और रखा हुआ है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, हाँ सर। गुरुजी कह रहे हैं कि यार ये तुम्हारे इस क्लास में एक लड़का पढ़ता है विकास, बहुत अच्छा लड़का है और बहुत ज्यादा होशियार है, इसे सब कुछ आता है। गुरुजी ने कह दिया है इसलिए आप विकास को होशियार और बहुत अच्छा ना माने। आप गुरुजी से प्रश्न करें कि सर ऐसा क्या इसने किया है कि जिसके आधार पर आप इसको हम सबसे होशियार और बहुत अच्छा बता रहे हैं, थोड़ा हमको भी विस्तार से बताइए, जैसे हमारे व्रत कथाओं में लिखा रहता है ना। ठीक है, वैसे ही तो गुरुजी ब्रह्मा बन करके फिर आपके सामने सारा वर्णन करेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से किसी भी बात को उसी रूप में स्वीकार कर लेना होता है निष्क्रिय ग्राह्यता, और किसी भी बात पर प्रश्न खड़ा करना और फिर तर्क के आधार पर स्वीकार करना, ये होता है आपका एक्टिव रिसीवर। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? रेदर दे शुड बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द क्लासरूम लर्निंग। तो वही बात ये कह रहे हैं कि केवल पैसिव लर्नर नहीं होना है इनको, बल्कि इनको क्लासरूम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है सीखने के लिए। इन शॉर्ट, स्कूल कैन बी एन एजेंसी ऑफ सोशल चेंज। तो स्कूल क्या है? समाज परिवर्तन की एक एजेंसी, एक अभिक्रम के रूप में काम करता है। इफ इट प्रोवाइड्स स्पेस टू स्टूडेंट फॉर क्रिटिकल थिंकिंग। स्कूल समाज परिवर्तन तो करेगा, लेकिन वो तभी कर पाएगा जब वो बच्चों को आलोचनात्मक चिंतन करने और प्रश्न करने के मौके देगा। ठीक है, एंड डोमिनेंट सोसाइटियल नॉर्म प्रिवलेंट इन द हिरार्किकल सोसाइटी लाइक इंडिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बात तय हुई कि स्कूल में बच्चों का विकास तो होगा, समाज का परिवर्तन भी स्कूल में होगा, लेकिन तब होगा जब बच्चों में हम प्रश्न करने की क्षमताएं पैदा करेंगे। देखो आज का समय यही तो हो रहा है कि हमारे जो वोटर्स हैं, हमारे जो मतदाता हैं, वो बिना कुछ समझे किसी भी पार्टी को कुछ लालच में आकर के वोट दे देते हैं। क्यों क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? क्योंकि उन्होंने, भले ही हम कह देंगे कि उन्होंने एमए कर लिया, बीए कर लिया, लेकिन उनमें अभी भी चिंतन करने की क्षमता का विकास नहीं हो पा रहा है। वो प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं, ना अपने आप से ना सामने वाले से। ठीक है, तो यही कारण है कि देश जो है वो धीरे 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 आपका अवनति की ओर चला आ रहा है। किसी ने आपको लालच दिया कि हम तुमको ये देंगे, तुमने उसको वोट दे दिया, तो क्या फायदा उस चीज का ना। तो यही चीज
इस कंटेंट में लिखी हुई है कि बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन करने और किसी के भी समक्ष प्रश्न रखने की क्षमता का विकास करना जरूरी है। एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 हैज आल्सो अंडरलाइन दैट स्कूल कम्युनिटी एंड टेक्स्ट बुक अलोंग विद लाइफ ऑफ स्टूडेंट मस्ट बी इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। एनसीएफ 2005 भी ये बात कह रहा है कि स्कूल यानी विद्यालय, समुदाय और पाठ्यपुस्तकें, ठीक है, बच्चे के जीवन से संबंधित होनी चाहिए। और उसमें स्कूल में पढ़ा कराई जा रही कोई भी गतिविधि, समुदाय में जो बच्चा अवलोकन कर रहा है अपने घर के आसपास, और किताबों में कुछ भी लिखा हुआ जो है वो सब कुछ बच्चा अपने जीवन में उनका अनुभव कर सकता हो, ऐसा होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल्स, होम एंड कम्युनिटी मस्ट बी इंटरकनेक्टेड इन लर्निंग प्रोसेस व्हाइल कीपिंग इन माइंड चाइल्ड साइकोलॉजी। तो अगर हम ये कहें कि विद्यालय में बच्चा दिन से लेकर के छुट्टी होने तक जो कुछ भी करता है वो सब बच्चे के मनोविज्ञान पर आधारित होना चाहिए। In doing so, textbooks and examination-centric method of evaluation should not be used as a sole criterion to evaluate students' academic abilities. और इस प्रकार की पेडागोजी के अंतर्गत हमें बच्चों को उनकी किताबों में लिखे गए तथ्यों और उनका परीक्षा यानी एग्जामिनेशन के आधार पर बच्चों का मूल्यांकन नहीं करना है, बल्कि बच्चों का मूल्यांकन जो है वो क्या है, बच्चों द्वारा दैनिक रूप से की गई गतिविधियों के आधार पर होगा, ना कि एक प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्नों के दिए गए उत्तरों के आधार पर। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं जो टॉपर होते हैं स्कूल के, लेकिन लाइफ में फेलियर हो जाता है उनका। कुछ बच्चे होते हैं स्कूल में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, लेकिन लाइफ उनकी बहुत अच्छी होती है। अच्छी का मतलब सिर्फ पैसा कमाने से और अच्छी नौकरी से नहीं है। अच्छी मतलब है कि संसाधनों की सही जानकारी और उनका सही उपयोग करने से। ठीक है, to evaluate students' academic performance and learning skills, the school, teaching communities, and pedagogy should be based on comprehensive and continuous evaluation. तो अगर हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ किताबों में लिखी गई कुछ बातों को प्रश्न के रूप में पूछने पर हम बच्चों के वास्तविक आकलन तक नहीं पहुंच सकते, तो वास्तविक आकलन तक पहुंचने के लिए हमको रोजाना जो गतिविधियां बच्चा करता है उन गतिविधियों में ही मूल्यांकन को शामिल करना पड़ेगा। और इसका मतलब हुआ कि हम कंटिन्यूअस इवेल्युएशन कर रहे हैं। इवोल्यूशन हो गया, हाँ इवेल्युएशन होगा ये, ठीक है, इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, इवेल्युएशन होगा। तो ऐसे कोई मिस्टेक अगर मिल जाती तो आप लोग खुद ही ठीक कर लिया करो इसको, हाँ, खाली फिर आप लोग गलत तो नहीं उतारेंगे ना। ठीक है, अभी तो यहाँ पर हिंदी वाले ज्यादा हैं। ठीक है, ये ठीक कर लिया करो। Policy which focuses on everyday learning by involving student in a extracurricular cultural activities and learning by doing, ये तो बताइए आप लोगों ने, सीसी के बारे में तो पढ़ाइए आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक कुछ प्रश्न आप लोगों का है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन एक एजेंसी के रूप में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। समाज सुधारक के रूप में शिक्षक, टीचर एज अ सोशल रिफॉर्मर। ठीक, तो जो बातें अभी हमने की वही बातें फिर कंटिन्यू करते हुए चलेंगे हम आगे को, कुछ नया नहीं रहेगा इसमें। टीचर इज नॉट जस्ट अ मैन टू टीच समथिंग। शिक्षक का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि क्लास में जाएगा और जो उसको पढ़ाने के लिए विषय दिया गया है वो पढ़ाएगा और बाहर आ जाएगा। ठीक है, इट इज नॉट द मेन टास्क ऑफ टीचर, बट इन इंडिया टीचर इज ऑल्सो अ गुरु। और गुरु क्या होता है आप लोग जानते ही हैं। गुरु वो होता है जो अपने हर छात्र को अपने खुद के बच्चे के समान देखता है और उनका सर्वांगीण विकास करने का प्रयास करता है। हु प्रोवाइड्स एवरी नॉलेज टू स्टूडेंट। एवरी नॉलेज मतलब हर तरह का ज्ञान बच्चे को देगा। बच्चे के जीवन में कई सारे प्रश्न आते रहते हैं जिज्ञासावश। तो बच्चे में जो भी जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जो भी प्रश्न उसके मन में आते हैं, वो प्रश्न वो अपने गुरु के सामने रखेगा और गुरु जी उसका उत्तर देंगे। जैसे कि महाभारत में आपने देखा होगा बार बार अर्जुन कृष्ण से प्रश्न करता रहता है और कृष्ण अर्जुन के हर प्रश्न का उत्तर देते रहते हैं। तो गुरु कुछ ऐसा ही होना चाहिए। दीज स्टूडेंट्स मेक सोसाइटी एंड नेशन। तो ऐसे बच्चे जो हर तरह का ज्ञान प्राप्त करने करने के उत्सुक होते हैं और गुरु
उनको उस ज्ञान प्राप्ति में सहायता करता है। तो ऐसे ही जो बच्चे होते हैं वो समाज और फिर राष्ट्र का निर्माण करते हैं। सो तो इसलिए विद प्रोवाइडिंग गुड टीचिंग टीचर कैन मेक गुड सिटीजन्स ऑफ नेशन हु रिस्पेक्ट्स आवर लीडर एल्डर्स। तो ऐसा करने पर एक अच्छा शिक्षण प्रदान करते हुए कोई भी शिक्षक, कोई भी टीचर देश को अच्छे नागरिक दे पाएगा, और ऐसे नागरिक जो कि अपने बड़ों का, अपने समाज, अपने राष्ट्र आदि का सम्मान करने में सक्षम होंगे। टीचर इन एंड इट्स रोल फॉर रिफॉर्म ऑफ सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। टीचर और उसकी जो भूमिका है समाज के परिवर्तन में, समाज के विकास में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि टीचिंग इज अ प्रोफेशन विच डील्स विद द बिहेवियर्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर कैन डेवलप द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। क्योंकि शिक्षण जो हम कर रहे हैं ना क्लासरूम के अंदर, वो एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें हम बच्चों के व्यवहार को समझने लगते हैं, बच्चे के व्यवहार को जानने लगते हैं, और क्लासरूम के अंदर या स्कूल के अंदर बच्चों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। किसी भी क्लासरूम का ऑब्जेक्टिव सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ा देना नहीं होता, बच्चों द्वारा की गई कोई भी गतिविधि को ऑब्जर्व करना, अगर कुछ गलतियां हैं तो बच्चे को बताना, और बच्चों से एक अच्छा व्यवहार करने के लिए कहना, ये सब कुछ भी क्लासरूम एक्टिविटी का पार्ट ही होता है। जैसे पढ़ते पढ़ते कोई बच्चा है, पीछे से चुटिया खींच दी किसी ने अपने सामने वाले की, पढ़ाई तो कर रहा है वो, आपने जो पढ़ाया इंग्लिश में या हिंदी में वो सुन रहा है, और आप पूछोगे तो उत्तर भी दे देगा वो, लेकिन जो चुटिया खींची उसने सामने वाली लड़की की, वो तो गलत काम किया ना, तो उसके लिए उसको खड़ा करके दंड दिया जाएगा, ताकि उसको ये पता लगे कि ऐसा काम मुझे दोबारा नहीं करना। बात समझ में आ रही है? किसी बच्चे ने सामने वाले बच्चे के या अपने बगल वाले बच्चे के बैग से पेन निकाल करके लिखना शुरू कर दिया, पढ़ाई तो पूरी कर रहा है वो, जो जो आपने पढ़ाया उसको सब कुछ आता भी है, होशियार भी है, लेकिन एक काम गलत किया उसने कि बिना पूछे उसने पेन निकाला, जिसको हम चोरी भी कहते हैं। तो अब टीचर का काम होता है, टीचर बताता है वहां पर कि बिना पूछे आपने बैग से नहीं निकालना है, अगर चाहिए तो मांगो, रिक्वेस्ट करो, और अगर रिक्वेस्ट करने के बाद सामने वाला देता है तो लो, नहीं देता है तो फिर आपको ऐसे गलत काम नहीं करने हैं। तो क्या कर रहे हैं आप बच्चों को विषय पढ़ाने के साथ साथ मूल्य विकास भी उनका कर रहे हैं। ठीक है, तो टीचर कैन डेवलप बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, यही बात कह रहा है। आफ्टर डेवलपिंग ऑफ बिहेवियर स्टूडेंट्स कैन डेवलप देयर कैरेक्टर्स। तो इस प्रकार से जब हम बच्चों का व्यवहार परिवर्तन कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, तो इससे उनका चरित्र विकास भी हो रहा है। ठीक है, टीचर हैज ऑल्सो रोल टू रिफॉर्म एंड री इवेल्युएशन ऑफ सोसाइटी। शिक्षक का एक और काम होता है सुधार करना, समाज का सुधार करना, और समाज में पुनर्मूल्यांकन करना। पुनर्मूल्यांकन का मतलब क्या होता है बता सकते हैं आप लोग? व्हाट इज रिवैल्यूएशन? तो पुनर्मूल्यांकन मतलब होता है कि जैसे कोई समाज है, बहुत पुरानी रीतियां नीतियां चली आ रही जो उस समय ठीक हुआ करती थी, है ना, लेकिन अब समय के साथ क्या है, उन नीतियों में परिवर्तन की आवश्यकता है। तो वो परिवर्तन कैसे होंगे, क्या होंगे, उसके लिए हम पुनर्मूल्यांकन करते हैं। जैसे एक उदाहरण अगर आपको देता हूं मैं, जैन धर्म में पहले दिगंबर पंथ हुआ करता था ना, जो कि अभी भी है, जो कि पूरे शरीर में एक भी वस्त्र नहीं पहनता, निर्वस्त्र रहता है पूरा। लेकिन अब आप सोचो कि ऐसा निर्वस्त्र होकर के कोई व्यक्ति अगर आपके सामने आएगा, तो क्या आप उसके साथ बैठ करके बातचीत कर पाओगे? आप उसकी ओर देख नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे समाज की कुछ मर्यादाएं हमने बना दी हैं। ठीक है, हाँ या ना? तो समाज के मांग के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार जैन धर्म का एक नया पंथ सामने आया जिसको श्वेतांबर कहा गया। तो श्वेतांबर पंथी जो है उन्होंने ये कहा कि अब बदलते समाज के साथ हमें मर्यादित होकर के रहना है, इसलिए हमें वस्त्र धारण करने पड़ेंगे। हाँ, वस्त्र हम सिर्फ उतना ही धारण करेंगे जो कि हमारे शरीर को ढक सके, इसलिए हम श्वेत वस्त्र ही पहनेंगे। तो वो श्वेतांबर बन गया। तो इस तरीके से क्या है, समाज की मांग के अनुसार मर्यादा में रहते हुए हम अपने जीवन में, अपने समाज में कुछ नियमों में परिवर्तन ले आते हैं। इसी को री इवेल्युएशन ऑफ सोसाइटी कहा जाता है। बाय डूइंग, तो ये काम भी टीचर का होता है। बाय डूइंग हिज ड्यूटी ही स्प्रेड लिटरेसी इन सोसाइटी। अब टीचर अपना काम करते हुए समाज में साक्षरता
को फैलाता है, साक्षरता को जन जन तक पहुंचाता है। तो जब वो साक्षरता सब तक पहुंचाएगा तो क्या होगा, उससे एक तो ये जो निरक्षरता है वो दूर हो जाएगी, और निरक्षरता दूर होने के साथ साथ इग्नोरेंस भी दूर हो जाएगी। इग्नोरेंस मतलब होता है किसी चीज को इग्नोर कर देना, मतलब कि अनदेखा कर देना। किस बात का अनदेखा कर देना? हमारे समाज में कई सारी कुरीतियां फैली हुई हैं आज भी। बहुत सारी जो कुरीतियां है ना, उनकी वजह से कई लोगों का जीवन बहुत ज्यादा कष्टदायक होता है, विशेषकर हमारे समाज की महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि महिलाओं के संदर्भ में बहुत सारी कुरीतियां हैं। अब वो कुरीतियां क्या क्या है, इस पर चर्चा करने का विषय नहीं है, क्योंकि हम फिर भटक जाते हैं अपने टॉपिक से। लेकिन है तो है, लड़की अगर किसी महिला का पुत्र नहीं हो रहा है तो उसको ताने सुनने पड़ते हैं, अगर किसी महिला के बच्चे नहीं हो रहे तो उसको ताने सुनने पड़ते हैं। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए दोषी ठहराया जाता है महिला को। लेकिन आप सब विज्ञान पढ़े हुए हैं, आप सब जानते हैं कि बच्चा ना होने पर या लड़का या लड़की होने पर महिला का कोई रोल नहीं होता, उसमें तो पुरुष और महिला दोनों का ही रोल होता है। तो अभी तक हम सिर्फ महिला को दोषी मान रहे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं या फिर जो समाज की कुरीतियों में घिरे हुए हैं। यानी कि वो साइंस जो कह रहा है कि आदमी यानी कि पुरुष भी उतना ही दोषी है, अगर आप दोष मान रहे हो इसको, तो हालांकि दोष तो नहीं है ये, तो पुरुष और महिला दोनों के दोनों बराबर जिम्मेदार हैं इस कृत्य के लिए, कि लड़का हो रहा है या लड़की हो रही है या कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अगर ये मानने लग जाए समाज, तो क्या होगा, इससे समाज में जो महिलाओं की जो स्थिति है वो थोड़ी सुधर जाएगी, उनको इस तरीके की यात्राएं नहीं सहनी पड़ेंगी। ठीक है, और भी कई सारी चीजें इसमें होती हैं, जातिगत आधार पर हम कह लें या किसी और आधार पर कह लें। ठीक है, तो ये सब कुछ दूर हो जाएगा अगर समाज में साक्षरता फैलेगी तो साक्षरता फैलाएगा कौन? टीचर। तो साक्षरता फैला रहा है, समाज से कुरीतियां दूर कर रहा है, इग्नोरेंस दूर कर रहा है, तो समाज सुधारक तो हो ही गया ना। वी नो दैट इग्नोरेंस इज द बेस ऑफ एवरी प्रॉब्लम। हम जानते हैं कि इग्नोरेंस किसी भी तरह की समस्या का आधार होता है। जैसे हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन, लड़का नहीं हो रहा है तो लड़कियां 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 होती जा रही हैं, या कुछ एक लोग होते हैं जिनको ऐसा होता है कि चलो ठीक है, जितने बच्चे हो जाए उतना सही। ठीक है ना? आज भी हमारे समाज में कई परिवार ऐसे हैं, आप अगर दूर दराज गांव में चले जाओ, पहाड़ों में चले जाओ, तो जहाँ पर आज भी पांच पांच छह छह सात सात बच्चे होते हैं लोगों के। जो शहरों में रह रहे हैं, संसाधनों की कमियां देख रहे हैं, तो वो तो चलो एक या दो बच्चों में संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अधिक बच्चे होंगे तो हम कैसे इनको पढ़ा पाएंगे, कैसे इनको देख पाएंगे, कमरे भी कम है हमारे वहाँ। लेकिन गाँव वाले एरियो में तो क्या होता है कि ऐसा कुछ सोच नहीं होती लोगों की, तो जितने मर्जी उतने चल रहा है। ठीक है, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉवर्टी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है। गरीबी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि साक्षरता नहीं है, कौशल नहीं है, कौशल नहीं तो काम नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा तो क्या, पैसा नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिलेगा तो गरीबी बढ़ेगी। अनएम्प्लॉयमेंट, वही बात आ गई, कौशल नहीं तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ मिलेगा। पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण। ठीक है, कि किस तरीके से प्रदूषण फैलता है आप लोग जानते ही हैं। अभी अभी हमने पर्यावरण दिवस भी मनाया था, पेड़ काटे जा रहे हैं हम लोग, कूड़े का जहां तहां हम कूड़ा फैलाते रहते हैं, कूड़ा कचरा प्लास्टिक वगैरह, तो इससे क्या है, गंदगी बहुत ज्यादा होते रहती है। तो ये सब इग्नोरेंस की वजह से हो रहा है। इफ टीचर परफॉर्म हिज ड्यूटी ऑनेस्टली, आवर सोसाइटी कैन ऑल्सो बिकम ऑनेस्ट। अगर कोई भी शिक्षक अपने या दायित्व को अच्छे से निभाएगा तो हमारा समाज जो है ना, वो भी बहुत ईमानदार या ऑनेस्ट बन जाएगा। टीचर ऑल्सो नॉट जस्ट प्रोवाइड सब्जेक्ट नॉलेज, बट ही प्रोवाइड द नॉलेज अबाउट द वैल्यू ऑफ स्पिरिचुअलिटी। शिक्षक केवल विषय ज्ञान नहीं देता है, बल्कि आध्यात्म, नैतिकता, सहयोग और विनम्रता आदि के मूल्यों का विकास भी करता है। वी कैन इंक्लूड पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, टैक्टफुलनेस, सॉफ्टनेस, हैंडलिंग ऑफ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। और साथ ही साथ शिक्षक बच्चों में ऐसे गुणों का विकास करता है जिससे कि बच्चा क्या होता है, समय का पाबंद होता है। ठीक है, अनुशासित बनता है, तर्कपूर्ण बनता है, और बहुत विनम्र बनता है, और किसी भी तरह की समस्या का आसानी से समाधान करने में सक्षम हो पाता है। तो इस प्रकार की जो आवश्यक उसके कौशल है, उनका विकास भी उसमें शिक्षक द्वारा किया जाता है। इट इज टीचर हु इन्वेंट न्यू आइडियाज एंड प्रोवाइड्स टू हिज स्टूडेंट। शिक्षक ही है जो नए नए विचारों को विकसित करता है और बच्चों तक पहुंचाता है। विद दीज आइडियाज
स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेट टीचर हैव इन्वेंटेड ऑल न्यू इन्वेंशंस। ठीक है, तो इसी वजह से आज हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसे विद्यार्थी हैं जो नई नई खोज कर रहे हैं और जो कि देश के विकास के लिए भी लाभदायक है। Somebody knows teachers as guide। कई लोग शिक्षक को मार्गदर्शक के रूप में जानते हैं, बिकॉज ही डायरेक्ट्स स्टूडेंट्स स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि वो अपने छात्रों को समय समय पर जितना भी आवश्यक हो उतना मार्गदर्शन करता है। ही स्टिमुलेट्स टू हिज स्टूडेंट्स एंड विद हिज एनकरेजमेंट स्टूडेंट लर्न्स ऑल्सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स विद इंटेलिजिबल वे। तो इस प्रकार से बच्चा, शिक्षक अपने बच्चों को ऐसे स्टिमुलस देता है, ऐसे उद्दीपन देता है। उद्दीपन क्या होता है जानते हैं ना आप लोग? जो किसी भी कार्य को करने के लिए सहायक हो, ठीक है, उत्तेजना पैदा कर दे। तो ऐसे उद्दीपन देता है जिससे कि बच्चे में बहुत ज्यादा उत्साह विकसित होता है, और उस उत्साह के साथ बच्चा कई बार असामान्य कार्य भी कर डालता है। असामान्य कार्य मतलब कि जैसे बम बना दिया, है ना। आसानी से बनता नहीं है, बच्चा खोज खाज करके बना दे रहा है बम। ठीक, इसी तरीके से बच्चा कोई ट्रैक्टर बना दे रहा है, कोई बिजली से चलने वाली कार बना दे रहा है, कोई कुछ इस प्रकार से कई सारी ऐसी चीजें बना दे रहा है जो कि असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन होता है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे का डिस्कशन करेंगे। आप लोग रिज्वाइन कर लीजिएगा और जो भी पढ़ाया है उसको रिवाइज करिए।